हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज से हम अपने वीडियो में अरिहंत पब्लिकेशन की साइंस के इंसाइक्लोपीडिया को कवर करेंगे। इसमें तीनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम एक एक करके तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। इसको हम अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पूरा डिटेल चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जो हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भौतिक विज्ञान पहला है मात्रक मापन तथा त्रुटि। भौतिक राशियां जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। उदाहरण जनसंख्या, वस्तु की लंबाई, प्रतिशत, वस्तु का भार, अंक आदि। ठीक है। भौतिक राशियों के प्रकार। मात्रक तथा मापन के आधार पर मूल राशियां। ये राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। मूल राशियां कहलाती। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योतिष पदार्थ की मात्रा क्या मूल राशियां हैं। फिर होती है व्युत्पन्न राशियां। ये राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। फिर होती है पूरक राशियां। मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त तो अन्य भौतिक राशियां भी होती है जो ना ही मूल राशियां होती है और ना ही व्युत्पन्न। ये राशियां पूरक राशियां कहलाती है। समतल कोण तथा घन कोण दो पूरक राशियां हैं। दिशा तथा परिमाण के आधार पर दो राशि होती है। पहली होती है अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। अदिश राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना। ये अदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, ताप, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा आदि। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियों के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बलघूर्ण, कोणीय वेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि। अब हम पढ़ेंगे मापन। किसी भौतिक राशि तत्व का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन की मापन कहलाता है। इसमें परिणाम व्यक्त करने के लिए केवल पूर्णांक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि मापक यंत्र का प्रयोग करके ही भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न दो कारकों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि का आंकिक मान अर्थात परिमाण या एक शुद्ध संख्या होती है। भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुना गया मानक अर्थात मात्रक की जरूरत पड़ती है। मात्रक प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। उदाहरण जैसे बल बराबर 10 गुणित 1 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन, जहाँ 10 दर्शाता है कि 10 न्यूटन बल दिए गए मात्रक 1 न्यूटन का 10 गुना है। मूल मात्रक मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते तथा ये मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला तथा मोल। इन मात्रकों का उपयोग भौतिक राशियों के मानकों के लिए किया जाता है तथा ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रारंभ में केवल मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड ही मुक्त मात्रक होते थे, लेकिन बाद में एम्पियर यानी कि विद्युत धारा, केल्विन, कैंडिला तथा मोल पदार्थ की मात्रा की मात्रा को मूल मात्रकों में शामिल कर दिया गया है। फिर आती है व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, शक्ति, कार्य, बल, ऊर्जा, त्वरण, संवेग के मात्रक आदि। फिर है पूरक मात्रक। वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। पूरक मात्रक ना ही मात्रक और ना ही व्युत्पन्न मात्रक है। समतल कोण तथा घन कोण के मात्रक पूरक मात्रक है। अब मात्रकों की पद्धति। मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों का समूह मात्रकों की पद्धति कहलाता है। मात्रकों की मुख्य पद्धतियां निम्न प्रकार। पहले एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तो समय का मात्रक सेकेंड होता है। फिर सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। नोट एमकेएस तथा सीजीएस पद्धति क्रमशः मीट्रिक तथा डेसिमल पद्धति कहते हैं। फिर है एफपीएस पद्धति, फुट, पाउंड, सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फिर मात्रक मापन तथा त्रुटि।
अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। देखो, इस मापतौल में अंतर्राष्ट्रीय समिति के मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की गई, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, जिसे ऐसे ही मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है ना। यह प्रणाली एमकेएस पद्धति का सुधारा हुआ रूप है। ठीक है, इस पद्धति में 7 मूल राशि तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। ऐसा ही पद्धति मूल राशियों की संकेत तथा मात्रक। मूल राशि क्या है? मूल राशि, मूल मात्रक, संकेत और परिभाषा अपन यहाँ देखते हैं। मूल राशि लंबाई, मूल मात्रक मीटर और इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड की 29,97,92,458 वे समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। ये 1983 से मान्य है। ठीक है, द्रव्यमान के लिए मूल मात्रक किलोग्राम है, इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं। फ्रांस में पेरिस के पास सेवरेस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखी किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। परिभाषित में इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन सिर्फ 3 चीजें देख लेते हैं, मूल राशि, मूल मात्रक और संकेत, है ना। तो समय के लिए मूल मात्रक सेकेंड, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा के लिए एम्पियर, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप के लिए केल्विन है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ का मात्रक मोल है, इसे मोल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा से ये सब नहीं पूछा जाता है, हम इसे ज्यादातर आपने देखा होगा कि फिजिक्स में मोल मात्रक और इसके जो संकेत होते हैं उनको पूछे जाते हैं। फिर ऐसा ही पद्धति पूरक मात्रक उनके संकेत। पूरक राशि समतल कोण, पूरक मात्रक रेडियन और संकेत रेड, आरएडी रेड है। घन कोण स्टेरेडियन एसआर से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रमुख व्युत्पन्न राशियों के सूत्र मात्रक। भौतिक राशियां, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गणित चौड़ाई सूत्र है, फॉर्मूला, और इसको मीटर पर सेकंड से प्रदर्शित करते हैं, मीटर पर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है भुजा का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसको मीटर पर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को द्रव्यमान बटे आयतन किलोग्राम मीटर की घात -3 से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय मीटर पर सेकेंड से प्रदर्शित करते हैं। दाब के लिए बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल से प्रदर्शित करते हैं। कार्य ऊर्जा को द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई न्यूटन मीटर या जूल से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति को कार्य बटे समय जूल से या वॉट से प्रदर्शित करते हैं। आवेग के लिए बल गुणित समय न्यूटन सेकेंड से प्रदर्शित करते हैं। समतल कोण के लिए चाप बटे त्रिज्या रेडियन से प्रदर्शित करते हैं। वेग के लिए विस्थापन बटे समय मीटर पर सेकेंड से प्रदर्शित करते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई मीटर की घात 3। बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण किलोग्राम मीटर से सेकेंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से न्यूटन। रेखीय संवेग द्रव्यमान गुणित रेखीय वेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -1। प्रतिबल के लिए बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई द्रव्यमान के समय के प्रयोगात्मक मात्रक पढ़ लेते हैं अपन। लंबाई की प्रयोगात्मक मात्रक 1 स्ट्रॉन्ग बराबर 10 की घात -10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। 1 मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर। 1 किलोमीटर 10 की घात 3 मीटर। 1 कैरोमीटर 10 की घात 12 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर स्क्वायर या 10 की घात 16 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक AI 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.083 गुणित 10 की घात 18 मीटर। 1 मील बराबर 1760 गज बराबर 1.6 किलोमीटर और 1 फॉर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। अब द्रव्यमान की प्रयोगात्मक मात्रा देख लेते हैं अपन। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 की घात -9 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात -6 किलोग्राम बराबर 10 की घात -3 ग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात -3 किलोग्राम। 1 कुंतक बराबर होता है 10 की घात 2 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम। 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है 1.66 × 10 की घात -27 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर होता है 0.4537 किलोग्राम। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.8 × 10 की घात 30 किलोग्राम।
1 स्लग बराबर होता है 1.459 किलोग्राम। अब समय की प्रयोगात्मक मात्रा देख लेते हैं अपन। 1 पीको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻6 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻3 सेकेंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। 1 दिन बराबर होता है 24 घंटे और जिसमें 1440 मिनट और 86,400 सेकेंड होता है। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 चंद्रमास में 27.3 सौर दिन होते हैं और 4 मतलब बराबर 4 सप्ताह। 1 सौर मास में 30 से 31 दिन होते हैं और या 28 से 29 दिन फरवरी में होते हैं। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 1 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं ना। 1 सौर दिन बराबर होता है 86,400 सेकेंड। 1 सेक बराबर 10⁻8 सेकेंड। अब मात्रकों के रूपांतरण अपन देख लेते हैं। पहला द्रव्यमान के रूपांतरण। 10 मिलीग्राम बराबर होता है 0.1 ग्राम बराबर 0.1543 ग्राम बराबर 10⁻4 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 टन बराबर 19.688 सेकेंड सैकड़ा द्रव्यमान। अब लंबाई के रूपांतरण देख लेते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर और 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर। अब क्षेत्रफल के रूपांतरण देख लेते हैं। 446 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.4 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 2.5 एकड़। 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर और 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.6 वर्ग हेक्टेयर, जो कि 640 एकड़ कहलाता है। ठीक है। अब हम आयतन के रूपांतरण देख लेते हैं। 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर 0.018 पिंट। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर 1.76 पिंट। 10 लीटर बराबर होता है 1 डेका लीटर बराबर 2.2 गैलन और 1 बैरल बराबर होता है 158.987146 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। अब 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न। योटा बराबर 10 की घात 24 डेसी संकेत डी 10 की घात 10-1। जेटा बराबर 10 की घात 21 सेंटी सी 10 की घात माइनस। एक्सा बराबर एक्सा को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 10 की घात 18 उपसर्ग मिली और इसको एम से प्रदर्शित करते हैं 10 की घात -3। पेटा को पी से प्रदर्शित कर 10 की घात 15। टेरा को टी से 10 की घात 12। गीगा को 10 की जी से प्रदर्शित करते हैं 10 की घात 9। मेगा को 10 की घात एम से प्रदर्शित कर 10 की घात 6 और किलो को 10 की घात 3 से। हेक्टो को एच से प्रदर्शित कर 10 की घात 2। डेका को और डीए से प्रदर्शित 10 की घात 1 है ना। और डेसी को सिंबल हम देख लेते हैं। डेसी को स्मॉल डी से 10 की घात -1। सेंटी को स्मॉल सी से 10 की घात -2। मिली को एम से 10 की घात -3। माइक्रो को यू से 10 की घात -6 और नैनो को एन से 10 की घात -9। पीको को पी से 10 की घात बराबर को 10 की घात -12। फेंटो 10 की घात -15। एटो को स्मॉल ए से 10 की घात -18। जेप्टो को स्मॉल जे से 10 की घात -21। योक्टो को वाई से 10 की घात -24। अब भौतिक राशियों की विमाएं। किसी भौतिक राशि की मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं वे उस भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। भौतिक राशियों के दोनों ओर वर्ग कोष्ठक लगाकर भौतिक राशि विमाएं प्राप्त करती हैं। विमाएं किसी राशि के परिणाम को नहीं दर्शाती। उदाहरण 10 मीटर लंबाई तथा 100 मीटर लंबाई दोनों की विमाएं एल होगी। भौतिक राशियों की विमाएं का निरूपण। यांत्रिकी में लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए क्रमशः एल एम टी थीटा ए सी डी तथा एम संकेतों का प्रयोग किया जाता है। व्युत्पन्न राशियों को एमएलटी की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। अतः एमएलटी की घातों को ही उस राशि की विमाएं कहते हैं। ठीक है। विमाएं सूत्र या विमीकरण इसको निकालने के लिए जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को एल से समय को टी से तो एल टी -1
फिर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर द्रव्यमान गुणित वेग परिवर्तन बटे समय, जहाँ त्वरण मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय और वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो द्रव्यमान गुणित दूरी बटे समय अपन लिख देंगे। फिर m गुणित एल अपॉन टी के स्क्वायर, m गुणित एल टी माइनस टी बराबर एम एल टी की घात -2। विमाहीन राशियां, वे भौतिक राशियां जिनकी विमा शून्य होती हैं विमाहीन भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कोण, घन कोण, अपेक्षित घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, पायशन अनुपात, विकृति, अपवर्तनांक आदि। विमाहीन राशि का आंकिक मान सभी मात्रा प्रणालियों में समान रहता है। विमाओं के उपयोग, विमाओं के मुख्य 3 उपयोग होते हैं। समीकरण सजातीय है या नहीं इसकी जांच करने के लिए, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए। अब प्रमुख भौतिक राशि तथा उनके विमीय सूत्र। भौतिक राशियां या सूत्र सहित। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, इनकी विमीय सूत्र क्या है? एल गुणित एल बराबर एल स्क्वायर बराबर m0 l2 t0। आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, l गुणित l की घात 3 बराबर m0 l3 t0। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, l अपॉन टी बराबर lt -1 बराबर m0 mlt -1 मीटर पर सेकेंड। त्वरण बराबर वेग बटे समय, lt -1 बराबर अपॉन टी बराबर lt -2 m0 lt-2। बल बराबर द्रव्यमान गुणित समय, इसका जो होता है विमीय सूत्र निकालना होता है इसका। जैसे द्रव्यमान को m लिख दिया, त्वरण को t लिख दिया, t की घात -2 बराबर हो गया mlt-2। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन mlt-2 इंटू l, तो ml का स्क्वायर 2t-2। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित वेग स्क्वायर। इसका जो विमीय सूत्र है वो है mlt -1 t होल स्क्वायर बराबर ml स्क्वायर t-2 स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा या बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित गुरुत्वीय त्वरण। mlt-2 l बराबर हो गया ml स्क्वायर t-2 स्क्वायर। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m अपॉन l की घात 3 बराबर ml-3 t0। कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। विमाहीन राशियां बराबर होती हैं m0 l0 t0। इसको रेडियन से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मात्रा है रेडियन है। ये विमीय सूत्र आपको निकालते हुए आना चाहिए। आप इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक यंत्र व इनके प्रयोग। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। एनीमोमीटर वायु की गति दिशा मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र होता है। बाइनोकुलर वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र होता है। ब्यूरोड द्रव की आयतन की अधिकतम क्षमता मापता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र है। चित्रदर्शन सिनेमेटोग्राफी है, फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों के बिंब को पर्दे या पर प्रक्षेपित करने वाला यंत्र है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। और फेदोमीटर समुद्री गहराई मापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगे की गणना करने में काम आने वाला उपकरण। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने का यंत्र। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण। माइक्रोस्कोप एक सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र है। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर है और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण। फोटोमीटर दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता तुलना करने के काम आने वाला उपकरण। पायरोमीटर यह विकिरण तापमापी जिसके द्वारा ताप का मापन किया जाता है। रडार दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र।
लवणता मापी, लवण के घोल की सांद्रता को मापने वाला यंत्र। अ, पायरोहेलियोमीटर, सोलर रेडिएशन मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोमीटर, इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ी की गति मापने का यंत्र है। स्पेग्मोमीटर, धमनियों में रुधिर के दाब मापने का उपकरण है। स्पेक्ट्रोमीटर, किसी तरह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्टेरियोस्कोप, ध्वनि चित्र लेने के काम आने वाले यंत्र है। स्टेथोस्कोप, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र है। स्टेरो स्टेरोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने वाले उपकरण। टैकोमीटर, वायुयान की गति मापने वाले यंत्र। टेलीस्कोप, दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने वाले यंत्र। थर्मोमीटर, मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र। थर्मोस्टेट, स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। वोल्टमीटर, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर शुद्ध लंबाई को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, अब देखो कुछ भौतिक राशियां व उनके योगदान अपन देख लेते हैं। जैसे आर्किमिडीज, वो उत्प्लावन का सिद्धांत और उत्तोलक का सिद्धांत दिया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का सिद्धांत दिया। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्मांड नियम दिया। गति के नियम, परिवर्तित दूरदर्शी। माइकल फैराडे ने चुंबकीय फेरेट के नियम। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें। हेनरी सिरुफ्रांक हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपकरण। डब्ल्यू के रोंटगन ने एक्स किरण। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वैभव प्रभाव की व्याख्या व अपेक्षित सिद्धांत दिए। पाल ई मिलिकन ने विद्युतीय आवेश का मापन दिया। अनरस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। नील्स बोहर ने हाइड्रोजन बम का क्वांटम मॉडल। सीवी रमन ने अणुओं द्वारा प्रकाश का असंगठीय प्रकीर्णन। लुईस हीटर ने सीवी रमन ने अणुओं द्वारा प्रकाश का असंगठित प्रकीर्णन। लुईस विक्टर दे ब्रोगली ने द्रव की तरंग प्रकृति। एस एन बोस क्वांटम स्थितिकी ने। वोल्फगैंग पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया। ठीक है, अब मापन में त्रुटियां देख लेते हैं। किसी राशि के मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं तथा मिलान करते समय त्रुटि को समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसे केवल नगण्य किया जा सकता है। जैसे विभेदन, विभेदन से अभिप्राय है किसी राशि का विभेदन से अभिप्राय है किसी राशि का अल्पमांक या न्यूनतम पाठ्यांक जो यंत्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है। यथार्थ, किसी माप की यथार्थता से अभिप्राय है किसी राशि के मापी मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। परिशुद्धता, किसी माप की परिशुद्धता से तात्पर्य है कि वस्तु किसी विभेदन सीमा तक मापा गया है। अथवा परिशुद्धता वह पद है जो किसी वस्तु की एक माप को उस वस्तु के अन्य मापों से निकटता प्रदर्शित करने के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। त्रुटियों का वर्गीकरण। त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर क्रमबद्ध त्रुटियां। पहला, यंत्रगत त्रुटियां। ये त्रुटियां जो मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना या त्रुटिपूर्ण अंशांकन के कारण होती है, यंत्रगत त्रुटियां कहलाती है। ठीक है, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। अ, प्रयोग के दौरान बाह्य प्रतिबंधों, ताप, आर्द्रता आदि में क्रमबद्ध परिवर्तन से मापन की अनुचित तकनीक क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत आते हैं। फिर है व्यक्तिगत त्रुटियां। ये त्रुटियां उपकरण के अनुचित सेटिंग तथा परीक्षण के दौरान व्यक्ति की लापरवाही के कारण होती है। आच्छादित त्रुटियां, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटियां बाह्य घटकों जैसे ताप, दाब, वायु ताप, आर्द्रता द्वारा उत्पन्न होती है। ये त्रुटियां चिन्ह तथा परिणाम में भी रैंडम रैंडम होती है। इस प्रकार की त्रुटि को अनेक बार परीक्षण देकर उनका माध्य मान ज्ञात कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर अल्पमानक त्रुटियां। किसी मापक को यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पमानक कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पमांक तय ही सही होते हैं। अल्पमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जो मापक यंत्र को विभेदन के संबंध से संबंधित होती है। अधिक परिशुद्ध मापन यंत्रों के प्रयोग करके प्रायोगिक तकनीक में सुधार आदि के द्वारा अल्पमांक त्रुटि को कम कर सकते हैं। उदाहरण, साधारण पैमाने की अल्पमांक 0.1 सेंटीमीटर है। वर्नियर कैलिपर्स की 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज की 0.001 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की त्रुटियां सकल त्रुटियों के रूप में होती है। ठीक है, अब मापन के गणितीय आकलन के आधार पर अपन देख लेते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी।
किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का अंतर मापन में निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिणाम के समांतर माध्य की भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि करके मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि में प्रत्येक प्रेक्षणों का योग बटे बराबर प्रेक्षणों की कुल संख्या। अपेक्षित या भिन्नात्मक त्रुटि किसी राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि तथा राशि के माध्य मान का अनुपात मापन में अपेक्षित त्रुटि कहलाती है। यदि इस अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो यह मापन में प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। अब सार्थक अंक किसी माप में सभी विश्वसनीय अंक तथा प्रथम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण यदि मापन के बाद किसी वस्तु की लंबाई 574.5 मीटर है तब इसके 4 सार्थक अंक हैं 5, 7, 4 तथा 5 होंगे जिनमें 5, 7 तथा 4 तो निश्चित परंतु अंक 5 अनिश्चित है। सार्थक अंक ज्ञात करने के मुख्य नियम सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। 4 दशमलव कहीं पर भी स्थित हो। संख्या का मान 1 से कम होने पर दशमलव के बाईं ओर तथा दशमलव के दाईं ओर प्रथम शून्य अंक से पहले से सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तब अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। फिर किसी संख्या में दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इकाई पद्धति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। एक से छोटी संख्या दशमलव के बाईं ओर लिखा शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होता। यदि किसी संख्या में 10 की घात 44 संख्या से गुणा हो तथा इसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता। अब सार्थक अंकों से संबंधित अंक की संख्याएं योग तथा अंतर राशियों की योग अथवा अंतर से प्राप्त परिणाम में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या उतनी होगी जितनी प्रयुक्त राशि दशमलव बिंदु के बाद न्यूनतम अंकों वाली राशि में होती है। गुणा तथा भाग संख्याओं को गुणा अथवा भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितनी की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या। वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है तो इसका आंसर होगा डी गति। निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है तो इसका इसका आंसर होगा डी डाइन। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है तो इसका मात्रक होगा बी दाब। बल्कि एएसआई यूनिट क्या है तो इसका आंसर होगा बी न्यूटन। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है इसका आंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है तो इसका आंसर आएगा ए बहुत लंबी दूरियों का। ये एनडीए में पूछा गया था। शक्ति का मात्रक होता है सी वाट। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्श्विक इकाई है दूरी की। दाब का मात्रक है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है इसका आंसर होगा सी विकृति। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है तो इसका आंसर होगा ए जूल। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। निम्नलिखित में से न्यूटन मीटर किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है तो इसका आंसर होगा बी बल लघुण। विषम की पहचान करें इसका आंसर होगा डी न्यूटन। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ एक जैसी नहीं है इसका आंसर है ए बल और दाब। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई नहीं है इसका आंसर होगा बी डॉप्शन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उचित चुनिए। दूरी का मात्रा क्या होता है प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा क्या होता है मोल। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है कूलाम। और ऊर्जा का वाट घंटे। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है इसका आंसर होगा बी सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी तो इसका आंसर होगा सी 183 × 10⁷ नैनोमीटर। एक डाइन पद्धति में बल का सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है तो होगा 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की।
1 नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ए एंगस्ट्रॉम तथा एएनएम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर होगा एक एएनएम बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। ए एंगस्ट्रॉम तथा एएनएम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर होगा बी, एक एएनएम बराबर 10 ए एंगस्ट्रॉम 10। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका आंसर होगा सी, 8 मिनट में। 1 घन मीटर m की घात क्यू की कितने घन सेंटीमीटर होता है? सेंटीमीटर, 1 घन मीटर यानी कि मीटर की एक घन मीटर के कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 10⁶। 6 किलोग्राम 5 ग्राम बराबर होता है 6.005 किलोग्राम। विमा MLT-2 होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बल की। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा m-1 L की घात 3 T-2। आवेग की विमा वही होती है जो कि रेखीय संवेग की है। ठीक है, अब इसमें 2 स्थिति दी गई हैं। पहला है विमीय विश्लेषण को ऐसे सूत्रों के स्थापन में प्रयुक्त नहीं कर सकते जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात विमाहीन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, व्यक्त 1 सत्य है, व्यक्त 2 भी सत्य है, व्यक्त 2 और व्यक्त 1 का सही स्पष्टीकरण है। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, विकिरण तापमापी। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, सिस्मोग्राफ। पायरेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सोलर रेडिएशन को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, एमीटर बराबर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, कैरेटोमीटर बराबर इसका आंसर होगा सी, जैसे स्टेथोस्कोप को हृदय की ध्वनि सुनने के लिए मापा जाता है। स्पेग्नोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर का उपयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। लक्सीमीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक छात्र कुछ नियत लंबाइयों को 1 मिलीमीटर तक के अल्पमांक वाले 1 मीटर स्केल का प्रयोग करके मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा मापन अधिक परिशुद्ध है? तो इसका आंसर होगा ए, 0.50 मिलीमीटर। अब फिर से 2 स्थितियां दी गई हैं। पहला है मापन की यथार्थ की कोटि मापक उपकरण के अल्पमांक पर निर्भर करती है। स्थिति 2 है अल्पमांक जितना कम होता है मापन के पाठ्यांक में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा बी, स्थिति 1 सत्य है, स्थिति 2 भी सत्य है, स्थिति 2 स्थिति 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब ये नीचे ऑब्जेक्टिव्स के सारे आंसर्स दिए हुए हैं, आप एक बार इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। अब हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, गति। देखिए, ये दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं, जैसे टहलना, चलती कारें, दौड़ती हुई रेलगाड़ियाँ आदि, है ना। ये क्या होता है? मोशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे पढ़ेंगे इसके अंतर्गत अपन विराम। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। उदाहरण, मेज पर रखी एक किताब विराम अवस्था में, क्योंकि मेज के सापेक्ष किताब की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। फिर है मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। उदाहरण, जल में तैरती मछली, सड़क पर दौड़ती कार या बस, ये सब क्या है? मोशन के अंतर्गत आते हैं। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि कोई वस्तु एक ही समय में एक वस्तु के सापेक्ष विराम में जब किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति में हो सकती है। उदाहरण, 2 कारें एक ही दिशा में समान वेग से चल रही हैं तब वे एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होती हैं, परंतु पेड़ पौधों तथा सड़क पर चलते व्यक्तियों के सापेक्ष कारें गति में होती हैं। वस्तु की गति के प्रकार। पथ की प्रकृति के आधार पर गति निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। सरल रेखी तथा स्थानांतरित गति। जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाती है, तथा जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति स्थानांतरित गति कहलाती है।
फिर है वृत्ति तथा घूर्णन गति। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्ति गति कहलाती है, तथा जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्ति पक्ष पर चलता है एवं समस्त वृत्ति पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। फिर है दोलनी तथा कंपनी गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसकी गति कंपनी या दोलनी गति कहलाती है। दोलन करने वाली वस्तु का उसकी मध्य स्थिति के किसी भी ओर अधिकतम स्थापन वस्तु का आयाम कहलाता है। दोलनी गति में यदि आयाम बहुत कम है तो उसकी गति कंपनी गति कहलाती है। उदाहरण घड़ी के लोलक की गति। गति को बताने के लिए प्रयुक्त निर्देशांक की संख्या के आधार पर गति निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। एक विमीय गति। जब वस्तु की स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। या जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु की स्थिति 2 दिशाओं में बदलती है तो वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक समतल में गति करता है तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। अब त्रिविमीय गति। जब वस्तु की स्थिति 3 दिशाओं में बदलती है तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। या जब कोई वस्तु आंतरिक में गति करती है तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। अब गति संबंधित कुछ मूलभूत पद। निर्देश बिंदु। यदि किसी वस्तु की स्थिति एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती रहती है तो उस बिंदु को निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु के सापेक्ष बदल रही है तो वस्तु गति की अवस्था में होती है। स्थिति। किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की मूल बिंदु से दूरी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करती है तथा मूल बिंदु से कण तक कण की दिशा में खींची गई रेखा कण की स्थिति सदिश कहलाती है। दूरी या पथ की लंबाई। किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी या पथ की लंबाई कहते हैं। यह एक अदिश राशि इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन। जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गति करती है तो वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि तथा इसका मात्रक मीटर है। गतिमान वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है परंतु तय की गई दूरी 0 नहीं हो सकती। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 भी हो सकता है। गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता, अर्थात विस्थापन ग्रेटर देन दूरी, विस्थापन बटे दूरी ग्रेटर देन इक्वल बराबर 1। अतः विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर होता है। चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड तथा विमा MLT-1 होती है। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। यह किसी भी ऋणात्मक या 0 नहीं हो सकती। चाल के प्रकार। चाल 4 प्रकार के होते हैं। एक समान चाल या स्थिति चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल या स्थिर चाल कहलाती है। असमान चाल या अस्थिर चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल या अस्थिर चाल कहलाती है। एवरीडे साइंस में क्या दिया हुआ। जब एक गतिमान मोटरसाइकिल एक सीधी पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जब एक मोटरसाइकिल भीड़ वाले बाजार से गुजरती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां S1, S2, S3 भिन्न भिन्न समय अंतरालों T1, T2, T3 में तय करती हैं तब औसत चाल बराबर S1 + S2 + S3 अपॉन T1 + T2 + T3। फिर तात्क्षणिक चाल। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल बराबर विशेष क्षण में चली गई दूरी बटे क्षणिक समय। वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यह एक सदिश राशि तथा इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा अथवा दोनों बदल सकती है। यदि वस्तु का वेग धनात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु के दाईं ओर गति करेगी और यदि वस्तु का वेग ऋणात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु के बाईं ओर गति करेगी। किसी वस्तु के लिए समय में वेग ग्रेटर देन इक्वल चाल, अर्थात किसी वस्तु के वेग का परिमाण सदैव उसकी चाल के बराबर या उससे कम होता है। स्मॉलर देन बराबर चाल, अर्थात किसी वस्तु के वेग का स्मॉलर देन इक्वल बराबर चाल, अर्थात किसी वस्तु के वेग का परिमाण सदैव उसकी चाल के बराबर या उससे कम होता है। किसी वस्तु के लिए समय अंतराल वेग स्मॉलर देन इक्वल चाल बराबर, अर्थात किसी वस्तु के वेग का परिमाण सदैव उसकी चाल के बराबर या उससे कम होता है। वेग के प्रकार। वेग 4 प्रकार के होते हैं। एक समान वेग, असमान चाल और औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। एक समान वेग। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग या अचर वेग कहलाता है।
वह असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या अस्थिर वेग कहलाता है। औसत वेग किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अतः औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय, u प्लस वी अपॉन 2। ताक्षणिक वेग किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल तथा वेग दोनों के मात्रक मीटर पर सेकेंड होते हैं। यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही है तब इसकी चाल का परिमाण वेग के बराबर होगा। सामान्यतः वस्तु के वेग के अभिप्राय है वस्तु का ताक्षणिक वेग। सापेक्ष वेग जब दो गतिशील वस्तुओं में से किसी एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है तो उसे अपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग कहते हैं। अतः सापेक्ष वेग एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन की दर दर्शाता है। यदि दो वस्तुएं u1 व u2 वेगों से एक ही दिशा में चल रहे हों तो सापेक्ष वेग बराबर u1 माइनस u2। यदि दो वस्तुएं u1 व u2 वेगों के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष वेग बराबर u1 प्लस u2 होता है। ठीक है, अब हम त्वरण पढ़ेंगे। किसी गतिशील वस्तुओं के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि पर इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो त्वरण बराबर वेग माइनस परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। यदि किसी वस्तु का समय अंतराल में वेग u से u हो जाता है, u से v हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल बटे v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है अर्थात u ग्रेटर देन v, तब त्वरण ऋणात्मक होता है। इस ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। त्वरण के प्रकार। त्वरण चार प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण या अचल त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। असमान त्वरण या अस्थिर त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण जब एक वस्तु परिवर्तित त्वरण से गतिमान है तब गतिशील वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। अतः औसत त्वरण बराबर वेग में कुल परिवर्तन बटे लगा कुल समय। औसत त्वरण धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। यह वेग परिवर्तन के चिन्ह पर निर्भर करता है। यदि दिए गए समय अंतराल में वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य है तब औसत त्वरण शून्य होता है। फिर तात्क्षणिक त्वरण। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। फिर एवरीडे साइंस ने कह दिया है, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु तथा नत समतल पर लुढ़कती वस्तु में एक समान त्वरण माना जाता है। गाड़ी के एक्सीलेटर को दबाने पर गाड़ी का वेग धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु अचानक ब्रेक लगाने पर वेग तेजी से घटता है। अतः अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी में एक समान मंदन उत्पन्न होता है। स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होता है। यदि एक सीधी सड़क पर दौड़ती कार के वेग में समान समयांतरालों में असमान वृद्धि होती है तब कार का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। एक समान तथा असमान गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान वेग के साथ समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु का गति एक समान गति कहलाती है। तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। उदाहरण, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतरालों में समान विस्थापन तय करती है तब कार की गति एक समान कहलाती है। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है तब वस्तु की गति असमान कहलाती है। उदाहरण, एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना तथा मनुष्य का पार्क में टहलना असमान गति के उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति में गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है तथा इसकी दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शिया के अनुदिश होती है। एक सरल रेखा के अनुदिश दी गई दिशा में एक समान गति के लिए विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु को एक समान गति में होने के लिए बल और त्वरण की आवश्यकता नहीं होती। एक समान गति में वेग समयांतराल पर निर्भर नहीं करता है। फिर गति का ग्राफी प्रदर्शन। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक ग्राफ की आवश्यकता होती है, जैसे वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन वेग ग्राफ तथा त्वरण समय ग्राफ आदि। अब विस्थापन समय ग्राफ जैसे ये बना हुआ है, इसमें वक्र का ढलान थीटा बराबर 0 डिग्री अतः v बराबर 0 अर्थात समय अक्ष के समांतर रेखा कण की विराम स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसमें वक्र का ढलान थीटा बराबर 90 डिग्री, a बराबर अनंत। यहाँ a परिभाषित नहीं है अर्थात समय अक्ष के लंबवत रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, परंतु समय परिवर्तित नहीं हो रहा है अर्थात कण का वेग अनंत है। व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं है। फिर वक्र का ढलान थीटा बराबर नियतांक अतः v बराबर नियतांक बराबर a बराबर 0 अर्थात नियत ढाल की रेखा कण के एक समान वेग को प्रदर्शित करती है। फिर है वक्र का ढलान थीटा नियत परंतु 90 डिग्री है अतः u नियत लेकिन ऋणात्मक होगा अर्थात ऋणात्मक ढाल की रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण निर्देश बिंदु की ओर वापस लौट रहा अर्थात विस्थापन ऋणात्मक है। विभिन्न ढालों के सरल रेखीय खंड यह प्रदर्शित करते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात
कण का वेग परिवर्तित हो जाता है। यह ग्राफ प्रदर्शित करता है कि किसी एक क्षण एक कण की दो स्थितियाँ हैं जो कि संभव नहीं है। यह ग्राफ प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में कण मूल अवस्था की ओर आता है, तब फिर यह मूल अवस्था से दूर हो जाता है। विस्थापन समय की प्रवणता औसत वेग दर्शाती है। फिर है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण निम्न है। वक्र का ढलान थीटा बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0, वी बराबर नियत अर्थात समय अक्ष के समय अंतराल रेखा यह प्रदर्शित करती है कि गतिमान कण का वेग नियत है। फिर है वक्र का ढलान थीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर अनंत, वी बराबर बढ़ रहा है अर्थात समय अक्ष के लंबवत रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण का वेग बढ़ रहा है परंतु समय परिवर्तित नहीं हो रहा अर्थात कण का त्वरण अनंत है। व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं है। अब ये वाला ग्राफ देखते हैं। इसमें वक्र का ढलान बराबर नियत है अतः ए बराबर नियत अर्थात वी समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है अर्थात नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। फिर वक्र का ढलान थीटा नियत था 90 डिग्री तथा त्वरण धनात्मक तथा नियत था लेकिन कण का प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है। फिर वक्र का ढलान थीटा नियत है तथा 90 डिग्री अर्थात त्वरण धनात्मक तथा नियत परंतु कण का प्रारंभिक वेग धनात्मक है। फिर वक्र का ढलान थीटा नियत तथा 90 डिग्री सेंटीग्रेड है अर्थात त्वरण ऋणात्मक तथा नियत है परंतु कण का प्रारंभिक वेग धनात्मक है। अब ये वाले ग्राफ में देखते हैं। इसमें वेग ये दिया हुआ 90 डिग्री का कोण बनता है, समय है। इसमें वक्र का ढलान थीटा नियत तथा ग्रेटर देन 90 डिग्री है अर्थात त्वरण ऋणात्मक तथा नियत है परंतु कण का प्रारंभिक वेग 0 है। इसमें भी सेम ही है। वक्र का ढलान नियत है 90 डिग्री अर्थात त्वरण ऋणात्मक तथा नियत है परंतु कण का प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता औसत त्वरण दर्शाती है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। फिर गति के समीकरण। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण वर्ष के द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, जहाँ u का बराबर प्रारंभिक वेग बराबर v बराबर अंतिम वेग, ए बराबर त्वरण, t बराबर समय, s बराबर t समय में चली दूरी। उपरोक्त समीकरणों को एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण भी कहते हैं। वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में चली गई दूरी एस एन बराबर u प्लस ए अपॉन 2n-1, जहाँ एस एन बराबर nवें सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। उदाहरण, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकेंड तक 4 मीटर पर सेकेंड से एक समान त्वरण से चलती है। तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 0, त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय t बराबर 6 सेकेंड। ज्ञात करना है अंतिम वेग v बराबर क्वेश्चन में है दूरी s, ये अपन को ज्ञात करना, ठीक है। तो गति के प्रथम समीकरण से अपन लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u का मान 0 और ए टी का मान दिया है 4 × 6 तो बराबर 24 सेंटीमीटर। तो अब पुनः गति के दूसरा समीकरण लेते हैं। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यू टी का मान दिया हुआ है 0 और यू का मान है 0 और टी का मान है 6 प्लस 1/2 इंटू 4 × 6 स्क्वायर, है ना। तो 0 प्लस 2 × 36 बराबर कितना हो जाएगा 72 मीटर। अर्थात कार का अंतिम वेग 24 मीटर पर सेकंड तथा कार द्वारा चली गई दूरी 72 मीटर है। अब उदाहरण, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर 0.5 मीटर पर सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। दिया है प्रारंभिक चाल वेग बराबर u बराबर 90 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो 90 × 5/18 किलोमीटर पर घंटे को 5/18 से प्रदर्शित करते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। त्वरण बराबर a बराबर -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर घंटे बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, हमने भी देखा है। रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग v बराबर 0, ज्ञात करना है दूरी s। गति के तीसरा समीकरण। अब v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 स्क्वायर v का मान जो दिया 0, u का मान है 25 और as का मान क्या 0.5, तो अपन ले लेंगे। फिर 0 बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 1.0, 2 का 5 में इंटू करेंगे 2 पंचे 10, तो 1.0 इंटू एस, तो एस बराबर हो जाएगा 625 मीटर। मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है और जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट आती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है, तब उसके वेग में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी सतह के समीप गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा न्यूटन किलोग्राम होता है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के भार पर जी का मान एक समान होता है। ऊंचाई से गिराने पर एक पंख एक सिक्के की तुलना में देर से पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। इसका कारण यह है कि वायु गिरते हुए भार में
अवरोध उत्पन्न करती है। यदि निर्वात में दो वस्तुओं को एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेंगी। एक समान त्वरण से पृथ्वी की सतह पर गिरते हुए पिंडों की 3 समीकरण निम्न प्रकार है। V बराबर U प्लस जी टी, H बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा है यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS, जहाँ H मुक्त रूप से गिरते पिंड की ऊंचाई और T गिरते हुए पिंड का समय। U बराबर पिंड का प्रारंभिक वेग और V बराबर पिंड का अंतिम वेग। मुक्त पतन की स्थितियाँ। यदि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाए तब गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होगा, क्योंकि गिरने पर पिंड का वेग बढ़ जाता है। यदि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तब गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड का वेग घट जाता है। यदि एक पिंड किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तब पिंड का प्रारंभिक वेग 0 होता है। यदि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाए तब पिंड का अंतिम वेग 0 होगा। किसी ऊंचाई में गिरते हुए पिंड को धरातल पर पहुंचने में लगा समय तथा नीचे से ऊपर जाने में लगा समय बराबर होता है। समतल में गति। जब कोई पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसमें त्वरण की दिशा पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो पिंड के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, जिसके कारण पिंड एक समतल में वक्रपथ पर गति करता है। पिंड की इस गति को समतल गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति तथा वृत्तीय गति समतल में गति के उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को नियत प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं, तथा इसका पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। प्रक्षेप्य गति को दो स्वतंत्र एक रेखीय गति के संयोजन के रूप में माना जा सकता है। जैसे एक सीधी रेखा में क्षैतिज दिशा के साथ अचर गति तथा अन्य ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति है। उदाहरण: क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, छत से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, तोप से छोटे गोले की गति, भाला फेंक में भाले की गति तथा चक्का फेंक में चक्के की गति, बल्ले से मारने पर गेंद की गति, एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण की गति आदि, छूटने के बाद रॉकेट की गति। आप प्रक्षेप्य गति के सूत्र अपन देख लेते हैं। प्रक्षेप्य के घटक। प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक यू एच बराबर यू कॉस थीटा तथा प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यू वी बराबर यू साइन थीटा होता है। जहाँ वस्तु के पृथ्वी सतह से जिस कोण पर फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य कोण कहते हैं तथा प्रक्षेप के वेग को प्रक्षेपण वेग कहते हैं। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। वह समीकरण जो प्रक्षेप्य के पथ की व्याख्या करती है प्रक्षेप पथ की समीकरण कहलाती है। जब एक प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है तो वेग यू को दो लंबवत घटकों में योजित किया जा सकता है। यदि एक्स अक्ष के अनुदिश घटक यू कॉस थीटा तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक यू साइन थीटा है तब प्रक्षेप पथ का समीकरण y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चढ़ाव का समय। कोई प्रक्षेपित पिंड अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जितना समय लेता है उसे प्रक्षेपित पिंड के चढ़ाव का समय कहते हैं। इसे टी ए से प्रदर्शित करते हैं। चढ़ाव का समय टी ए बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी। ढलान का समय। कोई प्रक्षेपित पिंड उच्चतम बिंदु से नीचे जाने पर जितना समय लेता है उसे प्रक्षेपित पिंड के ढलान का समय कहते हैं। इसे टी डी से प्रदर्शित करते हैं। ढलान का समय टी डी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी। इससे स्पष्ट होता है कि चढ़ाव का समय ढलान के समय के बराबर होता है तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अंतर्गत प्रक्षेप्य की सममिति गति की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौटकर आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रक्षेप्य का उड्डयन काल टी बराबर टी ए प्लस टी डी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। इस प्रकार के समीकरण अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये समीकरण को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको ये बनाते आना चाहिए, ठीक है। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे स्मॉल एच अथवा कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। प्रक्षेप पिंड की ऊंचाई एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब प्रक्षेप की परास। प्रक्षेप पिंड अपने उड्डयन काल जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसे क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप की परास कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित कर जाता है। प्रक्षेप की परास बराबर आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। प्रक्षेप का अधिकतम परास आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी, जहाँ साइन 2 थीटा अधिकतम है अर्थात थीटा बराबर 45 डिग्री। जब प्रक्षेप की परास अधिकतम है तब प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 4g बराबर आर मैक्स अपॉन एच, जहाँ साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2।
प्रक्षेप का वेग का क्षैतिज घटक सदैव नियतांक होता है, क्योंकि इस दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होता। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग न्यूनतम होता है तथा यह ux बराबर u cos थीटा के बराबर होता है। प्रक्षेप कोण थीटा तथा 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए पिंड को 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेप की गति के दौरान त्वरण सदैव नियत होता है। यदि किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर पहले उसका वेग घटते हुए न्यूनतम मान प्राप्त करता है तथा पुनः चाल बढ़ाने पर वह उसी प्रक्षेप वेग को प्राप्त करता है। अब एवरीडे साइंस में हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। बेसबॉल के खेल में एक खिलाड़ी अपने वेग तथा घर्षण कोण को निश्चित करता है ताकि आवश्यक दूरी को न्यूनतम समय में प्राप्त किया जा सके। लंबी कूद के खेल में एक खिलाड़ी क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर कूदता है, जिससे कि वह अधिकतम दूरी परास प्राप्त कर सके। एक एथलीट लंबी कूदने से पहले ट्रैक पर तेज दौड़ता है, क्योंकि एथलीट मुख्य बिंदु तक पहुंचने से पहले अधिक वेग प्राप्त करने के लिए दूरी तय करता है, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण बनाकर कूदता है, जिससे कूद का क्षैतिज परास अधिकतम होता है। अब वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ऐसी वृत्तीय गति भी त्वरित होती है तथा त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है। वृत्तीय गति संबंधी कुछ पद निम्न प्रकार है। आवर्तकाल। वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है वह उस कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित कर, इसका मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति। वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर 1 सेकंड जितने चक्कर लगाता है वह कण की आवृत्ति कहलाती है। इसे v से प्रदर्शित कर, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। कोणीय विस्थापन। वस्तु के वृत्ताकार पथ के केंद्र व वस्तु को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन व इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करता है। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोणीय वेग। वृत्तीय गति करते कोण को कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते, इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड है। सामान्यतः इसकी दिशा वृत्त की परिधि के अनुदिश मानी जाती है, अर्थात w बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि थीटा w बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि थीटा बराबर 2 पाई तब t बराबर स्मॉल t बराबर कैपिटल T, w बराबर 2 पाई अपॉन टी, जहाँ w का माना जाएगा 2 पाई n, जहाँ n बराबर होता है 1 अपॉन टी। जब एक कण एक समान वृत्तीय गति करता है तब इसका कोणीय वेग वृत्तीय पथ पर रेखीय वेग सदिश से स्पर्श होता है। कोणीय त्वरण। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित कर, जिसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह कोणीय वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए कोणीय वेग की दिशा बदलने के अनुसार सामान्यतः इसकी दिशा वृत्त की परिधि के अनुदिश मानी जाता है। कोणीय त्वरण बराबर होता है अल्फा बराबर w अपॉन टी। अभिकेंद्रीय त्वरण। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल नियत रहती है, परंतु उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात वस्तु का वेग बदलता रहता है। अर्थात एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, इस त्वरण को अभिकेंद्रण त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर होता है a बराबर u स्क्वायर अपॉन r या a बराबर r w का स्क्वायर। यहाँ r बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, u बराबर वस्तु का रेखीय वेग तथा w बराबर वस्तु का कोणीय वेग। अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इसका परिमाण तो नियत रहता है, परंतु इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस प्रकार एक कण एक समान विकसित वृत्तीय गति करता हुआ दो प्रकार के त्वरण जैसे कोणीय त्वरण तथा अभिकेंद्रीय त्वरण का वहन करता है। आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल बराबर होता है 1 अपॉन आवृत्ति या t बराबर 1 अपॉन n। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध v बराबर r w। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध a बराबर r अल्फा। ठीक है, अब एवरीडे साइंस पढ़ लेते हैं। एक बस समतल मैदानों से हिल स्टेशनों पर जाने के लिए घुमावदार सड़कों से गुजरता व्यक्तियों को उल्टी होने का आभास होता है, क्योंकि घुमावदार सड़कों पर बसों का रेखीय त्वरण तथा अभिकेंद्रीय त्वरण नियत नहीं रहता। इस स्थिति में सीट पर बैठे यात्रियों को पेट के अंदर हलचल महसूस होती है, जिससे उल्टी आती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विराम की स्थिति में होती है। ए सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है। तत्पश्चात प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितने दूर है? तो इसका आंसर होगा सी, 5 मीटर। एक कार बेंगलुरु से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है और तुरंत मुड़कर वापस बेंगलुरु आ जाती है। इस पूरे चक्कर में 2 घंटे का समय लगता है। इस पूरे चक्कर के लिए कार के औसत वेग का परिमाण है, इसका आंसर आ जाएगा ए, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका आंसर होगा डी, दूरी।
72 किलोमीटर पर घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे 20 लिखेंगे। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को असमान कहा जाता है। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। इसका आंसर होगा डी, एक समान। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो ऑप्शन होगा सी, वेग। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है ए, त्वरण। मंदन है ऋणात्मक त्वरण। यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग खलिस्तान के बराबर होगा, 2 गुणित औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर। एक 50 किलोमीटर द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर सेकेंड माइनस 1 से 16 मीटर सेकेंड माइनस 1 के वेग से त्वरित होती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, 2 मीटर सेकेंड की घात -2। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति असमान रहती है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग शून्य होता है। त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड की घात स्क्वायर होता है। किसी सीधी सड़क पर चल रही एक कार की चाल को 1 सेकेंड के उत्तरोत्तर अंतराल पर नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। इसका आंसर होगा समय 0, 1, 2, 3, 4, 4 मीटर पर सेकेंड में 0, 2, 4, 6, 8। तो निम्नलिखित में से कौन में से सही है? तो कार चलती है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ। दूसरा है 4 सेकेंड में 16 मीटर। तीसरा 4 मीटर पर सेकेंड की एक औसत चाल से। नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। इसका आएगा ए, केवल एक। यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो समय x अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष पर ग्राफ बनेगा। इसका आंसर होगा बी, क्षैतिज होता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। कोई पिंड एक समान त्वरण अल्फा से गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग u है और समय t के बाद उसका वेग v है। उसका गति समीकरण v बराबर u प्लस at है। उसका वेग y अक्ष की दिशा में, समय x अक्ष की दिशा में ग्राफ एक सरल रेखा होगा। तो सरल रेखा होगी तो इसका आंसर होगा सी, जिसका y अंतखंड u है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सी सरल रेखा होता है। दिए गए u माइनस टी ग्राफ में त्वरित गति तथा मंदित गति क्रमशः किन रेखा खंडों द्वारा दर्शाई गई है? इसका आंसर आएगा सी, सी डी और ए बी द्वारा। दिए गए चित्र में 3 वस्तुओं ए, बी तथा सी के लिए उनका समय टी स्थिति एक्स ग्राफ दर्शाए गए हैं। किसी क्षण टी 0 पर वस्तु ए, बी तथा सी की चालें क्रमशः यू ए, यू बी तथा यू सी के मध्य सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यू ए ग्रेटर दैन यू बी ग्रेटर दैन यू सी, सॉरी वी ए ग्रेटर दैन वी बी ग्रेटर दैन वी सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है तो स्थिति समय गति के समीकरण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर आएगा बी। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड से लिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, 2.5 सेकेंड। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है। वह वेग ज्ञात कीजिए जिसके साथ इसे फेंका गया था। इसका आंसर होगा बी, 62.5 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। इसका आंसर होगा 1.43 सेकेंड। यदि एक वस्तु एक नियत त्वरण से किसी निश्चित समांतराल के लिए गति करती है तो उनके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी, इसका आंसर होगा ए, उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। निर्वात में 5 रुपये का एक सिक्का, गौरैया पक्षी का एक पंख और एक आम एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं। इनके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1, T2 और T3 है। इस स्थिति में अवलोकन करेंगे कि इसका आंसर होगा 29 का डी, T1 बराबर T2 बराबर T3। एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई है। गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी? इसका आंसर होगा सी, 2.57 सेकेंड।
एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पर विराम अवस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है। इस समय में तय की गई दूरी क्या होगी? इसका आंसर होगा 625 मीटर। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। फिर यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण होगा बी 45 डिग्री। कोई कार एक समान वर्तुल गति से गुजरती है, कार का त्वरण है, इसका आंसर होगा बी एक शून्योत्तर स्थिरांक। कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा तीक्ष्ण वक्र अर्थात छोटी त्रिज्या वाला वक्र की तुलना मंद वक्र अर्थात बड़ी त्रिज्या वाला वक्र के लिए पिंड का विकेंद्र त्वरण कम होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो इसका आंसर होगा सी दूसरा और तीसरा। अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए, आप एक बार इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम। वह कारक जो किसी पिंड के रूप में आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, बल कहलाता है। दैनिक जीवन में बलों का उपयोग वस्तुओं को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने, खींचने, ढकेलने, मोड़ने तथा दबाने में किया जाता है। बल एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अतः 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बल का वायु परिमाण जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। उदाहरण, बल के द्वारा खेल के मैदान में स्थिर रखी फुटबॉल को किक मारकर गतिशील बनाया जा सकता है। एक बक्से को फर्श से उठाया जा सकता है, रबर बैंड को खींचा जा सकता है आदि। प्रकृति में उपस्थित मूलभूत बल। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक कण दूसरे कण को स्वयं के द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो कणों के बीच लगे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह सभी मौजूदा बलों के बीच सबसे कमजोर बल। यह सभी हल्की और छोटी वस्तुओं के लिए नगण्य होता है, परंतु यह सभी खगोलीय पिंडों के लिए महत्वपूर्ण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। दुर्लभ नाभिकीय बल। यह बल रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले बीटा प्लस कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं। यह लघु जीवन काल वाले प्राथमिक कणों के बीच लगने वाला बल है। दुर्लभ नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युतीय तथा चुंबकीय बलों को सम्मिलित रूप से विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इस प्रकार के बल में सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह कूलाम का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन सजातीय तथा आवेशित कण होते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल है। विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है तथा यह परमाणु और आणविक पैमाने पर होने वाली सभी घटनाओं में श्रेष्ठ होता है। फिर है प्रबल नाभिकीय बल। यह नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह बल अति लघु परास बल तथा इसका परास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। बल का आवेश संतुलित, असंतुलित बल, घर्षण बल, अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्र बल प्रबल बल के अंतर्गत आते हैं। यह बल प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना, स्थिर वैद्युत बल से 10⁻2 गुना तथा दुर्लभ नाभिकीय बल से 10⁻13 गुना अधिक शक्तिशाली बल है। प्रकृति में मूलभूत बल। नाम, अपेक्षित सामर्थ्य, परास और संचालित, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका अपेक्षित सामर्थ्य 1 होता है, परास अनंत होता है, संचालित अंतरिक्ष में सभी बसते हैं। दूसरा, दुर्लभ नाभिकीय बल। इसका अपेक्षित सामर्थ्य 10⁻25 होता है, परास उपनाभिकीय बहुत छोटा आकार बराबर 10⁻16 मीटर होता है और कुछ कण जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में संचालित होता है। वैद्युत चुम्बकीय बल। इसका अपेक्षित सामर्थ्य 10⁻36 होता है, यह अधिक बड़ा नहीं होता और आवेशित कण में संचालित। प्रबल नाभिकीय बल। इसका अपेक्षित सामर्थ्य 10⁻38 होता है, परास अत्यधिक छोटा नाभिकीय आकार बराबर 10⁻−15 मीटर होता है और यह न्यूक्लियॉन भारी मूलभूत कण में संचालित होता है। बलों के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला, संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल उन्हें कहते हैं जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिमाण बल शून्य होता है, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बलों से वस्तुओं की आकृति बदल जाती है। उदाहरण, यदि एक गुट्टे को दोनों तरफ समान बल लगाकर परस्पर विपरीत दिशा में खींचा जाता है तब गुट्टे में कोई गति नहीं होती, अतः गुटके पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाते हैं। फिर असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो
तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। उदाहरण, रस्साकशी में यदि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली है तो वह रस्से तथा कमजोर टीम दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। इस दिशा में रस्से पर लगने वाला बल असंतुलित बल है। यदि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तब वस्तु पर लगने वाला बल संतुलित होगा, जबकि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगा हो। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगा हो तो वह वस्तु के वेग तथा गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार वस्तु को त्वरित गति के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। पहले संपर्क बल तथा असंपर्क या क्षेत्र बल। संपर्क में आई दो वस्तुएं एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। ऐसे बलों को संपर्क बल कहते हैं, जबकि ऐसे बल जिन्हें वस्तुओं के बीच किसी प्रकार के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें असंपर्क या क्षेत्र बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत स्थिति के बल है, चुंबकीय बल इत्यादि क्षेत्र बल के उदाहरण हैं। जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर विरोध करती जड़त्व कहलाता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती विराम का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है गति का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है दिशा का जड़त्व कहलाता है। न्यूटन के गति के नियम। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर इसैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। पहला, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहुबल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है। फिर न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण। पेड़ को हिलाने पर उसके बल टूटकर गिरने लगते हैं। इसका कारण यह है कि पेड़ को हिलाने से उसकी टहनियाँ तो गति में आ जाती है, परंतु उस पर लटके फल विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बने रहते हैं, अतः फल टहनियों से अलग हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। यदि मेज के कपड़े के ऊपर बर्तन रखें और यदि हम मेज के कपड़े को अचानक खींचते हैं तो बर्तन तो मेज पर रह जाता है, कपड़ा मेज से अलग हो जाता है। इसका कारण यह है कि कपड़े पर रखे बर्तन जड़त्व के कारण विराम में बने रहते हैं, अतः मेज के कपड़े पर रखे बर्तन कपड़ों को अचानक खींचने पर नहीं गिरते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाते हैं, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब गोली अत्यधिक तीव्र वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आ पाता है जिसके संपर्क में गोली आती है, तथा शेष भाग विराम जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रह जाता है। अतः इससे पहले कि कांच का शेष भाग गति में जाए गोली एक साफ छेद बनाती निकल जाती है। इसके विपरीत यदि एक पत्थर का टुकड़ा कांच पर मारा जाता है तो उसका वेग इतना अधिक होता है कि कांच के वही भाग गति में जाए जो पत्थर के संपर्क में आता है, वरना उसके आसपास का कांच भी गतिमान हो जाता है जिससे कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। गतिमान ट्रेन से कूदने पर यात्री के पैर पृथ्वी को छूते ही विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु शरीर का ऊपरी भाग उसी वेग से चलते रहने का प्रयत्न करता है, वह ट्रेन के चलने की दिशा में ही गिर पड़ता है। इसलिए गतिमान ट्रेन से उतरने पर यात्री को थोड़ी दूर गाड़ी के साथ साथ दौड़ना चाहिए। ऐसा करके यात्री अपनी मांसपेशियों द्वारा उपयुक्त बल लगाकर पूरे शरीर को एक साथ रोक लेता है। फिर रेखीय संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि तथा इसका मात्रक किलोग्राम मीटर से होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग u है तब संवेग बराबर p बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। फिर एवरीडे साइंस पढ़ते हैं अपन। एक कार तथा ट्रक को समान समय में समान वेग प्राप्त करने के लिए कार की तुलना में ट्रक को अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक द्रव्यमान की वस्तुओं को अधिक संवेग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हल्की वस्तुओं की तुलना में भारी वस्तुओं को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। बंदूक से छोड़ी गई गोली आसानी से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है, परंतु फेंका गया पत्थर आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि फेंके गए पत्थर की तुलना में बंदूक से छोड़ी गई गोली का वेग और इस प्रकार से रेखीय संवेग अधिक होता है। गोली अधिक संवेग के कारण आसानी से लक्ष्य को भेद देती है। फिर रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इससे स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में ही हो जाता है। इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। फिर रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण। नाव से किनारे पर कूदना। जब हम नाव से नदी किनारे पर कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते, इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। इसी प्रकार ऊंची कूद से लेने पर पहले खिलाड़ी अपने पैरों से भूमि को नीचे की ओर दबाता है और भूमि उससे ऊपर की ओर उछाल देती है। फिर रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट का प्रक्षेपण रेखीय संवेग
संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित रॉकेट में एक दहन कोष्ठ होता है या नली के द्वारा एक दूसरे कोष्ठ से भी संबंधित होता है, जिससे ईंधन भरा होता है। ईंधन ठोस अथवा द्रव किसी प्रकार का हो सकता है। जब दहन कोष्ठ में ईंधन तथा किसी ऑक्सीजन कारक पदार्थ को मिलाकर विस्फोट कराया जाता है तो इससे उत्पन्न ऊष्मा के कारण दहन कोष्ठ में दाब बहुत ऊंचा हो जाता है। कोष्ठ से गर्म गैसें जेट के रूप में बहुत तीव्र वेग से बाहर निकलती है। ये गैस रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है तथा रॉकेट त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता है। जेट हवाई जहाज के इंजन भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करते। दो पिंडों के मध्य टक्कर। जब समान संवेग की दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो गेंद अचानक रुक जाती हैं, क्योंकि टक्कर पूर्व दोनों गेंदों का संवेग तथा टक्कर के पश्चात दोनों गेंदों का संवेग समान है। यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो गेंदों का टक्कर से पूर्व वेग u1 व u2 तथा टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः u1 व u2 हो, तब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर या बल यदि F समानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहाँ डेल्टा P बराबर संवेग परिवर्तन तथा डेल्टा T बराबर समय में परिवर्तन। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर m, जहाँ m बराबर m। टेबल टेनिस के खेल में जब एक खिलाड़ी गेंद को मारता या हिट करता है तो उसे चोट का अनुभव नहीं होता था। दूसरे शब्दों में जब तेज गति से चलती क्रिकेट गेंद दर्शक को लगती है तो उसे चोट लगती है, क्योंकि क्रिकेट की गेंद का वेग अधिक होने के कारण उसका त्वरण भी अधिक होता है। ऊंची कूद के खेल में जब एथलीट गद्दों से बने बिस्तर या रेत के बिस्तर पर गिरता है तब एथलीट के कूदने के बाद उसे गिरने में लगे समय के परिवर्तन में भी वृद्धि हो जाती है, उसके संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है, जिससे उसे चोट कम लगती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे खींचता है, क्योंकि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो उसे गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह अपने हाथों को पीछे न खींचे तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ही ठहर जाएगी, अर्थात उसका संवेग यकायक शून्य हो जाएगा। अतः खिलाड़ी को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे इसके हाथ में चोट आने का भय रहे। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को प्रतिक्रिया का बल नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण। जब हम ठोस भूमि पर चलते हैं तो हम पैरों के द्वारा भूमि को पीछे की ओर धकेलते हैं, भूमि भी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पैरों पर आगे की ओर उतना ही बल लगा, जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है तब पानी भी तैराक को उतने ही बल से आगे की ओर धकेल, जिससे तैराक पानी में आसानी से तैरने लगता है। रेत पर चलना कठिन होता है, क्योंकि जब पैरों द्वारा रेत पर बल लगाया जाता है तो रेत पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे वह प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल प्रदान नहीं कर पाता। आवेग। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं, या किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। आवेग को सूत्र द्वारा इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणित समय अंतराल। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण। चीनी मिट्टी में बर्तनों को कागज या घास फूस के टुकड़ों में पैक करते हैं, क्योंकि गिरने की स्थिति में घास फूस या कागज के कारण आवेग चीनी मिट्टी के बर्तनों तक पहुंचने में अधिक समय लेता है, जिससे बर्तनों पर लगने वाला बल कम हो जाता है, इससे टूटने की संभावना कम हो जाती है। रेलगाड़ी के डिब्बों की सांटिंग के दौरान गंभीर झटकों से बचने के लिए प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिरोधी की उपस्थिति के कारण समय के प्रभाव वृद्धि हो जाती है, जिससे झटकों के दौरान बल कम हो जाता है, नुकसान में कमी हो जाती है। एक तीव्र धावक को सुझाव दिया जाता है कि वह रेस खत्म करने के बाद अपनी गति को धीरे धीरे कम करे, जिससे उसके समय वृद्धि होगी, तो उसके द्वारा लगाया गया बल कम होता जाएगा। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। माना m द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट में है, तब उसका वास्तविक भार mg होता है। जब यह भार बल लिफ्ट पर नीचे की दिशा में कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप लिफ्ट प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगा देता है। संपर्क सतह व द्वारा व्यक्ति पर लगाई गई प्रतिक्रिया को वस्तु का आभासी भार कहते हैं। किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन निम्नलिखित स्थितियों में होता है। स्थिति पहला, जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में है तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। स्थिति 2, जब लिफ्ट एक समान वेग के ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में
व्यक्ति का आभासी भार इसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपनी भार में परिवर्तन प्रतीत होता है। स्थिति तीसरा, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार इसके वास्तविक भार से अधिक होता है। स्थिति 4, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार घटा प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। स्थिति 5, यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त अवस्था की भांति नीचे गिरेगी, तब व्यक्ति को आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। स्थिति 6, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा, इसलिए आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह उठकर छत से जा लगेगा। घर्षण, कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत होती है। वास्तव में जब एक वस्तु का तल किसी अन्य वस्तु के तल पर फिसलता है तो प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर घर्षण बल लगाती है, जो कि वस्तुओं के संपर्क तलों के समांतर होता है, जैसे धरातल पर लुढ़कती गेंद। घर्षण के प्रकार, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यह स्वतः समायोजित बल होता है तथा आरोपित बल के बढ़ने पर यह भी बढ़ता है। स्थैतिक घर्षण बल बराबर US/R। यहाँ US बराबर स्थैतिक घर्षण बल का गुणांक तथा R बराबर प्रतिक्रिया बल है। यदि घर्षण कोण थीटा हो तब स्थैतिक घर्षण गुणांक US बराबर tan थीटा। सीमांत घर्षण बल, जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल की भी बढ़ता जाता है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल F1 बराबर U1R, जहाँ U1 बराबर सीमांत घर्षण गुणांक तथा R बराबर विलंब प्रतिक्रिया। सीमांत घर्षण बल की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु में गति करने की प्रवृत्ति होती है। यदि वस्तुओं के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहे तो सीमांत घर्षण संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रवृत्ति अर्थात उनके खुरदरेपन तथा पदार्थ पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण बल, जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल ही गतिक घर्षण बल Fk कहलाता है, अर्थात गतिक घर्षण बल Fk बराबर UKN, जहाँ UK बराबर गतिक घर्षण गुणांक तथा R बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया। गतिक घर्षण बल का मान तलों के अपेक्षित वेग के मापांक पर निर्भर नहीं करता, परंतु अधिकतम वेग के लिए इसका मान नगण्य होता है। गतिक घर्षण बल 2 प्रकार का होता है। लोटनिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण बल स्थैतिक या गतिक घर्षण बल की तुलना में नगण्य होता है। सर्पी घर्षण बल, जब कोई वस्तु की सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। घर्षण एक आवश्यक दोष है। घर्षण को आवश्यक बुराई कहा जाता है। इसकी उपस्थिति भी आवश्यक है क्योंकि हम इसके बिना नहीं चल सकते तथा इस किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकते। यह एक बुराई है क्योंकि इसमें ऊर्जा की अनावश्यक क्षति होती है। घर्षण की आवश्यकता, पैरों तथा भूमि के बीच घर्षण न होने पर हम चल नहीं सकते। बर्फ पर अथवा चिकनी सतह पर घर्षण कम होने के कारण चलना बहुत कठिन होता है। भीगी अथवा कीचड़ वाली अथवा तेली सड़क पर घर्षण कम हो जाने के कारण साइकिल तथा कार आदि से फिसलने की संभावना अधिक होती है, इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए इन वाहनों के टायरों को खुरदरा बनाते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में वाहनों के ब्रेक प्रभावकारी नहीं रहते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती हैं। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या पेपर पर लिखना संभव है। ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण के कारण वस्तु को आवेशित भी किया जा सकता है। घर्षण एक दोष, घर्षण के कारण ऊर्जा का एक बड़ा भाग व्यर्थ हो जाता है, इसलिए मशीन की दक्षता कम हो जाती है। अत्यधिक घर्षण के कारण मशीन में टूट फूट होती है। घर्षण के कारण मशीन के गतिशील भागों में ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा ये भाग गर्म हो जाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के आवेशित हो जाने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब घर्षण को कम करने की विधियाँ। घर्षण हानिकारक होने के कारण एक दोष तथा निम्न विधियों द्वारा उसको कम किया जाता है। पहला, पॉलिश द्वारा। किसी वस्तु की सतह पर एक विशेष पदार्थ की पतली परत लगाने को पॉलिश करना कहते हैं। यह पदार्थ सतह के प्रक्षेपणों के बीच के स्थानों में भर जाता है तथा सतह चिकनी हो जाती है और घर्षण कम हो जाता है। इस सतह को रगड़कर भी घर्षण कम किया जा सकता है। स्नेहक, जब संपर्क में रखी दो सतहों के बीच स्नेहक यानी कि तेल या ग्रीक आदि डाल देते हैं तो यह दोनों संपर्क में रहने वाले दो सतहों के बीच एक पतली परत के रूप में फैल जाती है। तब दोनों सतहों का सीधा संपर्क नहीं हो पाता है, तो इससे भी घर्षण कम हो जाता है। फिर उचित पदार्थों के प्रयोग से, जैसे घर्षण का मान पदार्थों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है ना, तो कंक्रीट तथा रबड़ के बीच घर्षण बल का मान कंक्रीट तथा लोहों के बीच घर्षण बल के मान से कम हो जाता है। इसी कारण वाहनों के टायर रबड़ के बनाए जाते हैं। फिर बॉल वायरिंग द्वारा,
गत्यात्मक घर्षण की अपेक्षा लोटनी घर्षण काफ़ी कम होता है। मशीन में टूट-फूट कम करने तथा घर्षण के विरुद्ध ऊर्जा कम करने के लिए मशीन के घूमने वाले भागों के बीच स्टील की छोटी-छोटी ठोस गोलियां रख देते हैं, जिनको बॉल बेयरिंग कहते हैं। जब एक भाग दूसरे भाग के सापेक्ष चलता है तो ये गोलियां दोनों भागों पर घूमती है। इस प्रकार गत्यात्मक घर्षण के स्थान पर लोटनी घर्षण ही प्रभावशाली होता है, जिसका मान बहुत कम होता है, ऊर्जा ह्रास काफ़ी कम हो जाती है। फिर अभिकेंद्र बल। यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर घूम रहा है जो उसके वेग का परिमाण तो नियत रहता है, किंतु दिशा निरंतर बदलती रहती है, जिसके कारण कण पर एक बाह्य बल कार्य करता है। इस बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दृष्ट रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो कार्यकारी वृत्त के नीचे की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r। अपकेंद्र बल। कुछ परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है कि किसी वृत्तीय गति करती है वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लग रहा है, जबकि वास्तव में वस्तु पर बल लगा नहीं होता। इस बल को ही अपकेंद्र बल कहते हैं। यह एक आभासी बल होता है। यह त्रिज्या के साथ तथा वृत्त के केंद्र से दूर कार्य करता है। फिर एवरीडे साइंस। सड़क पर मुड़ने के लिए कार को अभिकेंद्र बल सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण से प्राप्त होता है। यदि सड़क की बाहरी सतह मोड़ पर कुछ ऊंची चोटी होती है जिससे वाहन स्वतः अंदर की ओर झुक जाते हैं और आवश्यक केंद्र बल प्राप्त करते हैं। डोरी से बंधे पिंड को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल डोरी के तनाव से प्राप्त होता है। पहाड़ों पर चक्करदार सड़कें अंदर की ओर ढलाव वाली बनाई जाती हैं, जिससे गाड़ी मोड़ पर स्वयं ही अंदर की ओर झुक जाती है तथा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त कर लेती हैं। फिर एक क्रीम निकालने की मशीन। यह यंत्र अपकेंद्र बल पर आधारित है। इसमें जब दूध भरकर मशीन को तेजी से घुमाया जाता है तो क्रीम के कण घूर्णन अक्ष के निकट एकत्रित हो जाते हैं, जबकि दूध के कण बाहर की ओर चले जाते हैं तथा बर्तन के केंद्रीय भाग में लगे निकास द्वार से क्रीम तथा बाहरी भाग से दूध निकालकर अलग कर दिए जाते हैं। दही में से मक्खन भी इसी सिद्धांत के अनुसार निकलता है। फिर अपकेंद्रित शोषक। यह गीले कपड़ों को सुखाने वाला यंत्र है। इसमें गीले कपड़ों को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी दीवार में छिद्र होते हैं में भरकर इस बर्तन को बेलन के अक्ष के परितः घुमा देता है। बर्तन पर एक अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगाते हैं तथा इसके अंदर रखे गीले कपड़ों पर बाहर की ओर आभासी अपकेंद्र बल का प्रभाव होता है, जिसके कारण कपड़े बेलन की दीवार से सट जाते हैं तथा कपड़ों के अंदर उपस्थित पानी के कण आभासी बल के प्रभाव के कारण बेलन की दीवार के छिद्रों में से बाहर निकल जाते तथा कपड़े सूख जाते हैं। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि एक वस्तु निम्न में से किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलता है तो इसका आंसर जाएगा बल। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती तो इस पर लागू बल को खिंचाव कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को, इसका ऑप्शन होगा डी, बी, जड़त्व कहते हैं। ठीक है। जब हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है? क्रिकेट की एक गेंद का। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है गति का जड़त्व। गति का प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम नियम दूरी की परिभाषा देता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़ता का नियम। किसी वस्तु का संवेग वस्तु पर लगे बल पर निर्भर करता है। 8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है तो इसका संवेग क्या होगा? सी, 32। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग 2 गुना हो जाता है। जब एक गेंद जमीन पर उछलती है तब निम्नलिखित में से क्या अचानक परिवर्तित होता है? इसका संवेग। 2 पिंड ए और बी समान वेग से गति कर रहे हैं। पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का 2 गुना है। इस संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बी का संवेग ए के संवेग का 2 गुना होगा। यदि बल F और त्वरण ए दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र है F माइनस ए। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल की गति त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब 2 समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होगा? ऑप्शन सी, इसका आंसर 0 होगा। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना न्यूटन में कितना होगा? 8। जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान जो मुक्त संचालन कर सकता है पर 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है तो वह पिंड बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड स्थिर त्वरण से चलेगा। किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण का आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। 2 व्यक्ति नागण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं।
8 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध में विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होता है? 200 न्यूटन। 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान कितना होगा? 500 किलोग्राम। क्रिया तथा प्रतिक्रिया होते हैं मात्रा के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक गति नियम की व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा डी, रॉकेट लॉन्च करना। कोई 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? 0। साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का उपयोग होता है क्योंकि इसके प्रयोग से पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है। अब कथन ए, लॉन रोलर को धक्का देने की तुलना में खींचना आसान है। कारण आर, धकेलने पर आभासी भार बढ़ जाता है जिसके कारण घर्षण गुणांक भी बढ़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। एक व्यक्ति एक पिंड को किसी क्षैतिज घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर फेंकता है। यह देखा गया है कि इस पिंड पर 2 बल कार्य करते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा पृष्ठ की अभिलंब प्रतिक्रिया। गति के तीसरे नियम के अनुसार नेट पर परिणामी बल 0 है। निम्नलिखित में से कौन से पिंड की गति के लिए कहा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, पिंड स्थिर वेग से चलेगा। अब निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तो बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला है कथन, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। स्थैतिक घर्षण, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा डी। किसी निकाय को एक समान व्यक्ति गति में चलाने में लगाने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है बी, अभिकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। रेल की पटरियां किनारों में क्यों मुड़ी होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। तो नीचे आंसर दिए हुए हैं।